नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है नहीं भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने है नहीं भारत चैनल, जो कि दोस्तों आप ही का अपना चैनल है, इस पर दोस्तों हिस्ट्री और दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस दोस्तों हमने सुनी करने का दोस्तों आपसे लोगों से दोस्तों जो वादा किया था उसको हमने दोस्तों भरपूर दोस्तों सहायता प्रदान करके आप लोगों को दोस्तों उपलब्ध करवाया है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने इसी है नहीं भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी द्वारा कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों में दोस्तों जो भी दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों जो प्रश्न थे दोस्तों उनको हमने हल कर लिया था दोस्तों। करीबन दोस्तों हम दोस्तों 23 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। अभी भी दोस्तों 50 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करना बाकी है दोस्तों। हम करीबन दोस्तों 46 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। अगर दोस्तों आपने दोस्तों हिस्ट्री के दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको दोस्तों बहुत ही शानदार श्रृंखला रहेगी दोस्तों। हम वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान और दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था के दोस्तों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे थे जो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछे गए थे दोस्तों। इस श्रृंखला में दोस्तों आज का हमारा दोस्तों सेकंड पेपर रहा था दोस्तों, और सेकंड पेपर का दोस्तों पार्ट नंबर 2 रहा था दोस्तों। जो पेपर है दोस्तों संरक्षण अधिकारी 2019 का पेपर है। तो दोस्तों हम दोनों ने दोस्तों हमने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों क्लासेस शुरू की है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस शुरू की है दोस्तों। सेकंड पेपर रहा है दोस्तों आज का हमारा दोस्तों। हम इसमें करीबन दोस्तों 70 से 80 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में करवाए गए हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों 70 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे जो आरपीएससी द्वारा कराए गए दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आने वाले समय में। आप लोगों को विश्वास कीजिए हमारे चैनल पर। जैसे दोस्तों हम दोस्तों पॉलिटी के बाद में दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर उसके बाद में हम दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पिछले वर्षों में दोस्तों जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनका दोस्तों पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। पूरे पेपर दोस्तों हम आप लोगों के सामने हाथ से लिखेंगे। बच्चों की डिमांड यही है दोस्तों, अक्सर दोस्तों जो कोई भी दोस्तों शिक्षक हो गए दोस्तों उनको दोस्तों हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पेपरों को अपने हाथ से नहीं लिखता है दोस्तों। हम आप लोगों के सामने हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, ताकि आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी मेहनत से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है दोस्तों तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, और आज दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों आप दोस्तों इन बारह चैनल के दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें, ताकि दोस्तों आप में दोस्तों पढ़ाई के साथ दोस्तों मनोरंजन और मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई भी कर सके। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं। आप इन पेपरों में देखेंगे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों 100% याद रखना। चलते दोस्तों इन भारत में वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतरिम संसद द्वारा कितने संशोधन किए गए हैं। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो अंतरिम संसद थी दोस्तों सन 1949 से लेकर दोस्तों सन 1952 तक, जब तक प्रथम लोकसभा नहीं बनी थी दोस्तों, संसद नहीं बनी थी, तब तक दोस्तों अंतरिम संसद के रूप में दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने कार्य किया था, और उसने दोस्तों एकमात्र संशोधन किया था। याद रखना दोस्तों भारतीय संविधान में जो अंतरिम संसद थी दोस्तों उसने दोस्तों एकमात्र संशोधन किया था, पहला संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों सन 1951 में हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे दोस्तों सन 1952 में, प्रथम संसद गठित की गई दोस्तों सन 1952 में। उससे पहले दोस्तों जब हमारी अंतरिम संसद थी उसने सन 1951 में दोस्तों, कब दोस्तों सन 1951 में दोस्तों एक संशोधन किया है दोस्तों, जिसे प्रथम संविधान संशोधन कहा जाता है। तो एकमात्र किया था दोस्तों, एक ही मात्र किया था अंतरिम संसद ने। तो अंतरिम संसद दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 से दोस्तों सन 1952 तक रही थी, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। आप लोगों से यहाँ से दोस्तों एक लॉजिकली क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्या जब ये अंतरिम संशोधन किया गया दोस्तों, पहला संविधान संशोधन किया गया, तो पहला संविधान संशोधन में क्या दोस्तों निम्न सदन, तो दोस्तों निम्न सदन द्वारा किया गया था। यानी कि क्या दोस्तों उस समय दोस्तों आपकी क्या राज्यसभा हुआ करती थी क्या? नहीं दोस्तों, याद रखना राज्यसभा दोस्तों सन 1952 के बाद में आई थी दोस्तों, आप लोगों को जरूर पता होगा, क्योंकि राज्यसभा ने यह संशोधन नहीं किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का दोस्तों जो पहला संविधान संशोधन किया गया, तो क्या उसमें दोस्तों राज्यसभा का अनुमोदन लिया गया था? नहीं दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन में केवल और केवल दोस्तों एकमात्र सदन था, वो था दोस्तों निम्न सदन, जिसे दोस्तों संसद कहते थे, अंतरिम संसद कहते थे। राज्यसभा उस समय नहीं थी दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, हर एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अंतिम संविधान संशोधन कौन सा था तात्कालिक, और प्रथम संविधान संशोधन कौन सा था, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति है तो दोस्तों विशेष प्रबंध करने के लिए दोस्तों राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। याद रखना दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के द्वारा सामाजिक,
आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु, सामाजिक आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों राज्यों को शक्ति किस किस के अंदर में दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु विशेष उपबंध बनाने हेतु। तो दोस्तों ये पहला संविधान संशोधन में पहला दोस्तों संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन किया गया था दोस्तों, आप लोगों को पता है, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था से संबंधित था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था के संदर्भ में दोस्तों संशोधन किया गया था दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के द्वारा। जबकि आपको दोस्तों पता है, इसी संशोधन के अनुसार में दोस्तों भूमि सुधार और दोस्तों जो न्यायिक व्यवस्था थी दोस्तों, भूमि सुधार और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा थी दोस्तों, तो न्यायिक समीक्षा से दोस्तों जितने भी जो जुड़े हुए दोस्तों जितने भी कानून थे ना दोस्तों, उनको 9वीं अनुसूची में रखा गया था दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किस भाग को दोस्तों 9वीं अनुसूची में रखा गया था, वो है दोस्तों भूमि सुधार और दोस्तों न्यायिक समीक्षा जैसे जुड़े कानून जो थे दोस्तों, उनको 9वीं अनुसूची में रखा गया था। याद रखना दोस्तों, तो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। कानूनों की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था भी की गई थी। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत में दोस्तों जो विचार और अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता थी दोस्तों, इनकी स्वतंत्रता और दोस्तों समानता, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो कानून बने दोस्तों संपत्ति से संबंधित, उनकी दोस्तों संशोधन किया गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 प्रमुख कारणों से दोस्तों रोक लगाई गई थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(a) में दोस्तों, उसमें दोस्तों उस पर दोस्तों 3 प्रमुख कारणों से दोस्तों रोक लगाई गई है। वो है दोस्तों लोक आदेश और विदेशी राज्यों से दोस्तों दोस्ताना संबंध। तो दोस्तों लोक आदेश के द्वारा विदेशी राष्ट्रों से दोस्तों मित्र संबंध बनाना दोस्तों। तो दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता पर दोस्तों जो 3 प्रमुख कारणों से दोस्तों जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो 3 प्रमुख कारण है दोस्तों, लोक आदेश के द्वारा विदेशी राज्यों से दोस्तों दोस्ताना संबंध रखना, यानी कि दोस्तों विदेशी राज्यों से मित्र संबंध, और तीसरा है दोस्तों किसी को अपराध के लिए भड़काना दोस्तों। तो किसी अपराध के लिए दोस्तों भड़काना, ये दोस्तों 3 प्रमुख प्रतिबंध लगाए गए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो दोस्तों ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन था दोस्तों, जो कि सन 1951 में हुआ। इसके तहत दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और रक्षा संबंधी दोस्तों जो कानून थे दोस्तों, संपत्ति संधि संबंधी दोस्तों जो कानून थे, उनको दोस्तों संशोधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 9 अगला दोस्तों आप लोगों के सामने हमारा दोस्तों 9वां क्वेश्चन है। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों एक पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, और हमने दोस्तों वहां पर दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों कि हम इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। तो पार्ट 2 में दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आप लोगों के सामने। संरक्षण अधिकारी का दोस्तों क्वेश्चन है कि वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोस्तों वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये पुस्तक दोस्तों बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुई है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान दोस्तों या संविधान के दोस्तों प्रमुख एक विज्ञाता हुआ करते थे ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों, प्रमुख राजनीतिक विचारक थे दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों हम उन पुस्तकों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों विभिन्न बार एग्जामों में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछी गई है दोस्तों। अब तक करीबन दोस्तों 30 से 35 पुस्तकें अभी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है। उन पुस्तकों की चर्चा करेंगे दोस्तों। आरएस हेडमास्टर जितने भी एग्जामों में पूछी गई है। पहली पुस्तक आप लोगों के सामने है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल दोस्तों जो थ्योरी पुस्तक थी दोस्तों सन 1961 में लिखी गई थी दोस्तों। अर्नेस्ट बार्कर ने लिखी थी। याद रखना दोस्तों पुस्तक का दोस्तों नाम फिर देख लीजिए दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखना दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दोस्तों पुस्तक दोस्तों सन 1961 में दोस्तों अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा लिखी गई थी। याद रखना दोस्तों एक पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है जिसका नाम है दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट दोस्तों संघीय दोस्तों सरकार, जिस पुस्तक का नाम है दोस्तों सन 1963 में लिखी गई पुस्तक है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पता है दोस्तों केसी वियर दोस्तों जो केसी वियर नाम के दोस्तों एक विद्वान हुए थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। भारत के प्रमुख दोस्तों राजनीतिक विज्ञान हुआ करते थे।
तो प्रमुख राजनीतिक विचारक थे दोस्तों केसी वीयर दोस्तों। उन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों संघीय सरकार। सन 1963 में पुस्तक लिखी थी इन्होंने, याद रखना दोस्तों। हम यहाँ पर दोस्तों पुस्तकें ले रहे हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जो आरपीसी के द्वारा पूछी गई है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों पुस्तक पूछी गई है जिसका नाम है दोस्तों गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया दोस्तों, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया दोस्तों। ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों श्रीमन नारायण के द्वारा, याद रखना दोस्तों। श्रीमन नारायण ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में गांधी का संविधान। तो दोस्तों भारत में गांधी का संविधान जो पुस्तक है दोस्तों श्रीमन नारायण के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों सेकंड ग्रेड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, द व्हाइट अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, ब्राइस सेवेल के द्वारा लिखी गई दोस्तों पुस्तक थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ब्रायन सेवेल के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है दोस्तों द व्हाइट अम्ब्रेला पुस्तक दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तकें हैं दोस्तों ये सब। इसके अलावा दोस्तों और बात करें दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ द सिंस इंडिपेंडेंस, याद रखना दोस्तों पुस्तक का नाम अच्छा है द पॉलिटिक्स इन इंडिया, सॉरी दोस्तों द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद में राजनीति। दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों पॉल आर ब्रोस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पॉल आर ब्रोस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में भारत में राजनीति। दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों पॉल आर ब्रोस के द्वारा। तो दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी थी, पॉल आर ब्रोस के द्वारा। फेडरल गवर्नमेंट किसने लिखी थी दोस्तों, केसी वीयर ने लिखी थी। दोस्तों एक और पुस्तक है दोस्तों जो आप लोगों से बहुत बार आरपीएससी द्वारा पूछी गई है दोस्तों, 3 बार अब तक मैंने दोस्तों ये आरपीएससी के एग्जामों में देखी है इस पुस्तक, जिसका नाम है दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसीज। नाम है क्या दोस्तों, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। दोस्तों ये जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखी थी दोस्तों लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसी। दोस्तों लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रोस ने लिखी दोस्तों। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया श्रीमन नारायण ने लिखी। द व्हाइट अम्ब्रेला पुस्तक दोस्तों ब्रायन सेवेल के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। दोस्तों और भी बहुत सारी पुस्तकें दोस्तों हम बार बार में जब जो एग्जाम में दोस्तों ये पूछी जाएगी उनकी चर्चा करते रहेंगे दोस्तों बार बार में, ताकि आप लोगों को दोस्तों ये पुस्तकों के नाम याद हो जाए दोस्तों, जो एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछी जा रही है आरपीएससी के द्वारा। और यूपीएससी की दोस्तों सोल्यूशन पेपरों को हम बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संसद के सदन द्वारा इसकी बैठकों में लगातार कितने दिन तक दोस्तों पूछा गया है कि लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य की सदस्यता रिक्त स्थान घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो आपकी संसद है, संसद के किसी भी सदन में इसकी बैठकों में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर, यानी कि दोस्तों उपस्थित नहीं होने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, सब बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो संसद का सदस्य है दोस्तों, अगर संसद की सदस्यता में दोस्तों भाग नहीं लेता है दोस्तों उसकी बैठकों में, तो दोस्तों उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों 60 दिन तक। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि अगर कोई भी संसद का सदस्य दोस्तों अगर लगातार दोस्तों संसद के किसी भी सदन में दोस्तों उसकी बैठकों में अगर दोस्तों भाग नहीं लेता है दोस्तों, तो 60 दिन बाद में दोस्तों उसका दोस्तों जो पद है दोस्तों, उसका दोस्तों जो स्थान है दोस्तों उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा, इसके आगे दोस्तों एक क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि दोस्तों जो ये 60 दिन होते हैं ना दोस्तों, इनमें एक चीज़ को छोड़ दिया जाता है, वो है दोस्तों आप लोगों को पता है कि संसद का अगर दोस्तों कोई सा भी सदन हो, अगर दोस्तों अगर कोई सा चाहे वो लोकसभा हो दोस्तों चाहे वो राज्यसभा हो, इसमें दोस्तों किसी भी सदन में अगर दोस्तों उसका सदन का दोस्तों उसे सदन को स्थगित कर दिया जाए, स्थगन कर दिया जाए या उसे दोस्तों सत्रावसान कर दिया जाए, तो दोस्तों चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो दोस्तों लोकसभा हो, अगर उसका सत्रावसान कर दिया जाए तो दोस्तों जो सत्रावसान की दोस्तों जो अवधि होती है ना दोस्तों, वो 4 दिन से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, इसमें 4 दिन तक की अवधि को तो गिन लिया जाएगा, लेकिन 4 दिन से अधिक अवधि को नहीं गिना जाएगा इन 60 दिनों में। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सदन के इस संस्थागन की लगातार 4 दिनों तक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो 4 दिन तक की अवधि को तो शामिल कर लेंगे दोस्तों,
चाहे वो दोस्तों राज्यसभा का हो दोस्तों, चाहे वो लोकसभा का हो। अगर वो 4 दिन तक दोस्तों स्थगित किया जाता है तो उसकी जो अवधि है ना उसको गिन लिया जाएगा। लेकिन अगर 4 दिन से दोस्तों अधिक अवधि है ना दोस्तों, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 17 दोस्तों बहुत समय तक भी हो सकता है, तो उसमें इसमें थोड़ी इंक्लूड करेंगे दोस्तों 60 दिन में। हाँ, लेकिन अगर दोस्तों 60 दिन से अगर कम, सॉरी दोस्तों 4 दिन से कम इस सत्र स्थगित हुआ है दोस्तों, तो उसको गिना जा सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर 4 दिन से भी ज़्यादा अगर दोस्तों उसकी बैठ के नहीं बुलाई जाती है, तो फिर उसको इसमें नहीं गिना जाएगा 60 दिनों में। अब बात आती है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी में भी दोस्तों यहाँ से अभी तक दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आरपीसी के द्वारा भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलग अलग ऑप्शनों से लेकिन क्वेश्चन पूछा था। बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी संसद का अगर कोई सा भी सदस्य हो, अगर उसका पद का रिक्त स्थान घोषित किया जाए तो किस आधार पर होगा। नंबर 1 बात करते हैं दोस्तों दोहरी सदस्यता के आधार पर किसी भी सदस्य का दोस्तों स्थान रिक्त हो सकता है। नंबर 1 आती है दोस्तों दोहरी सदस्यता के आधार पर। दोहरी सदस्यता में भी दोस्तों एक कानून आता है जिसका नाम है दोस्तों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951। दोस्तों एक कानून बनाया गया है दोस्तों, एक अधिनियम लाया गया है जिसका नाम है दोस्तों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दोस्तों सन 1951। दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जो कोई भी संसद का सदस्य हो दोस्तों, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे दोस्तों लोकसभा का हो, तो दोस्तों अगर किसी भी सदस्य को दोस्तों याद रखना दोस्तों दोहरी सदस्यता के आधार पर दोस्तों उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन है दोस्तों की, कुछ कंडीशनें कैसे हैं दोस्तों बात करते हैं कि अगर दोस्तों दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने पर, दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने पर उसे 10 दिन के भीतर, याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगर उसे दोस्तों दोनों सदनों का सदस्य चुना गया है, यानी कि वो दोस्तों लोकसभा का भी सदस्य बन गया और राज्यसभा का भी सदस्यता बन गया, तो 10 दिन के भीतर ये बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है, यानी कि वो दोस्तों लोकसभा में रहना चाहता है या राज्यसभा में रहना चाहता है। कितने दिन के भीतर बताएगा दोस्तों, 10 दिन के भीतर उसे ये बताना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है दोस्तों, वरना राज्यसभा से उसकी सीट खाली कर दी जाएगी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर कोई भी सदस्य दोस्तों, आपको पता है दोस्तों आज 4 जून हो चुकी है दोस्तों, आज हमारी दोस्तों प्रधानमंत्री की दोस्तों जितनी लोकसभा की जितनी भी सीटें उनको सबका दोस्तों चुनाव का परिणाम होने वाला है। आज अगर दोस्तों कोई भी सदस्य, यूँ मान लीजिए दोस्तों दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, यानी कि दोस्तों राज्यसभा का भी सदस्य है और अगर वो दोस्तों राज्य लोकसभा का भी सदस्य है, तो उसे दोस्तों 10 दिन के भीतर ये बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है, वो लोकसभा में रहना चाहता है या राज्यसभा में रहना चाहता है। अगर वो 10 दिन के भीतर नहीं बताता है ना दोस्तों, तो राज्यसभा से उसकी सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा दोस्तों एक स्थायी सदन है। याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वरना उसकी राज्यसभा से सीट खाली हो जाएगी, लोकसभा नहीं दोस्तों, राज्यसभा से। अगर नहीं बताता है तो, और बता देता है तो दोस्तों कोई सा भी सीट खाली कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें कि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिए जाने पर, यानी कि मान लीजिए दोस्तों एक सदन का वो सदस्य पहले से ही दोस्तों, जैसे कि मान कर ले दोस्तों कि अगर वो दोस्तों लोकसभा का सदस्य पहले से बना हुआ है और बाद में दोस्तों अगर उसे दोस्तों राज्यसभा का भी सदस्य बना दिया जाए, तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लिया जाए कोई व्यक्ति है दोस्तों जो पहले लोकसभा में सदस्य था, बाद में उसे दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, तो इस कंडीशन में दोस्तों यानी दोस्तों पहले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला दोस्तों जो उसका पद है ना दोस्तों लोकसभा वाला, वो रिक्त हो जाएगा राज्यसभा की अपेक्षा। तो दोस्तों बस बारी ये होती है कि वो पहले किस सदन का सदस्य था, चाहे वो दोस्तों राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और चाहे वो दोस्तों लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो पहले वाला दोस्तों जो सदन है ना उसमें उसका पद रिक्त हो जाएगा। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों कि एक व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आ जाता है। आप लोगों को पता है दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो नरेंद्र मोदी थे दोस्तों, इससे पहले भी दोस्तों उन्होंने 2-2 लोकसभा सीटों पर दोस्तों चुनाव लड़ा था। यानी कि एक व्यक्ति एक ही सदन की, यानी कि दोस्तों लोकसभा की चाहे वो राज्यसभा की सीटें हो, एक ही सदन की 2 सीटों पर दोस्तों चुनाव जीतकर आ गया, तो उसकी एक सीट खाली करनी होगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर कोई एक व्यक्ति था वो दोस्तों राज्यसभा में 2 सीटों से चुनाव जीत जाता है या फिर लोकसभा से 2 सीटों पर चुनाव जीतता है, तो उसे दोस्तों एक सीट से खाली करनी होगी। आप भी जानते हो दोस्तों, मैं भी जानता हूं, तो उसे एक सीट खाली करनी होगी। अगर वो दोनों सीटें खाली नहीं करता है ना दोस्तों, एक सीट खाली नहीं करता है, तो उसकी दोनों सीटें खाली मान ली जाएगी। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि उसमें बनेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 के अनुसार। ये दोहरी सदस्यता से दोस्तों ये संबंधित प्रमुख जो फैक्ट है संसद की सदस्यता से संबंधित।
अब अगर आप दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है कि दोहरी सदस्यता और किस प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन है कि इस प्रकार कोई अगर दोस्तों सदस्य दोस्तों जो संसद का भी सदस्य है दोस्तों और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य है दोस्तों, एक साथ नहीं बन सकता। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि कोई सदस्य दोस्तों लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य है, अगर वो किसी राज्य विधानमंडल का भी सदस्य बना दिया जाए तो वो दोस्तों नहीं बन सकता। उसे दोस्तों या तो राज्य विधानमंडल का सदस्य रहना होगा या फिर उसे संसद का सदस्य रहना होगा। दोस्तों अगर वो इस कंडीशन में यानी कि दोस्तों उस संसद का सदस्य भी हो और राज्य विधानमंडल का सदस्य भी हो तो दोस्तों 14 दिन के भीतर उसे दोस्तों राज्य विधानमंडल से सीट खाली करनी होगी। दोस्तों याद रखना, दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, अगर दोस्तों वो 14 दिन के भीतर दोस्तों अगर राज्य विधानमंडल से सीट खाली नहीं करता है ना दोस्तों, तो उसे दोस्तों राज्य विधानमंडल से सीट खाली करनी होगी। अगर वो 14 दिन के भीतर ऐसा नहीं करता है दोस्तों तो उसे दोस्तों संसद से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, राज्य विधानमंडल से सीट खाली करनी होगी 14 दिन के भीतर। अगर वो ऐसा नहीं करता है दोस्तों तो संसद से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों 4 कंडीशनें बनती है दोस्तों, जो कि दोस्तों दोहरी सदस्यता से संबंधित है, जो कि संसद के सदस्यों से संबंधित है। तो संसद का सदस्य दोस्तों अपना रिक्त दोहरी सदस्यता के आधार पर किस प्रकार से दोस्तों रिक्त हो सकता है, वो 4 कंडीशन हमने बात करती। दोस्तों अगली बात आती है दोस्तों कि कोई संसद का सदस्य दोस्तों रिक्त कैसे हो सकता है, वो निरर्थता के आधार पर। आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान में संसद के दोस्तों जितने भी सदस्य हैं दोस्तों उनको दोस्तों कुछ दोस्तों निरताएं दी गई है कि उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, जिसमें दोस्तों दल बदल भी शामिल है। दोस्तों आप लोगों को पता है दल बदल के आधार पर भी दोस्तों किसी सदस्य का दोस्तों स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। तीसरी बात आती है दोस्तों त्यागपत्र के द्वारा। अगर संसद का दोस्तों कोई सदस्य है दोस्तों वो त्यागपत्र देना चाहे दोस्तों तो दोस्तों त्याग पत्र देकर दोस्तों अपना दोस्तों जो पद है उसको रिक्त घोषित कर सकता है। तो दोस्तों त्याग पत्र किसको देगा, आप लोगों को पता है दोस्तों, अगर लोकसभा का दोस्तों सदस्य है दोस्तों तो इस पर स्पीकर को दोस्तों अपना दोस्तों त्याग पत्र देगा। राज्यसभा का है दोस्तों तो वो सभापति को दोस्तों अपना त्याग पत्र देगा। लेकिन याद रखना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना, स्पीकर और दोस्तों जो सभापति है ना वो इस त्याग पत्र को अस्वीकार भी कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है दोस्तों स्पीकर और दोस्तों जो सभापति है वो इस त्याग पत्र को अस्वीकार भी कर सकते हैं, यानी मना भी कर सकते हैं। किस आधार पर दोस्तों, त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं होने पर या वास्तविक नहीं होने पर। क्योंकि दोस्तों यार ना दोस्तों जो भी त्याग पत्र हो वो तो या तो स्वेच्छा से होना चाहिए यानी उसकी स्वयं की इच्छा हो और वास्तविक होना चाहिए, तभी उस त्याग पत्र को स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि दोस्तों किसी न किसी बार दोस्तों किसी का त्यागपत्र नहीं लिया जाता है। वो सिर्फ दो ही कंडीशन है दोस्तों, या तो स्वेच्छा से नहीं हो या वास्तविक नहीं हो। तीसरी बात आती है दोस्तों कि संसद का सदस्य का दोस्तों अनुपस्थिति, यानी कि अगर वो संसद की किसी भी सदन में दोस्तों अगर 60 दिन तक दोस्तों उसकी बैठकों में भाग नहीं लेता है तो दोस्तों वो उसका रिक्त स्थान घोषित कर दिया जाएगा, जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों संरक्षण अधिकारी के पेपर में। इसके अलावा दोस्तों और भी स्थितियां दोस्तों जिनमें संसद का सदस्य दोस्तों अपना पद रिक्त घोषित कर सकता है। कैसे, जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि वो सदन द्वारा निष्कासित कर दिया हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य दोस्तों अगर उसे लोकसभा ने दोस्तों अपने सदन से बाहर कर दिया है, उसे दोस्तों निष्कासित कर दिया है, अपने सदन से भगा दिया है, तो इस आधार पर भी वो सदस्यता अपना दोस्तों स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। तीसरी बात आती है दोस्तों न्यायालय ने उसका चुनाव दोस्तों शून्य घोषित कर दिया हो। अगर मान लिया जाए दोस्तों कोई संसद का कोई सदस्य दोस्तों उसको दोस्तों न्यायालय ने उसका चुनाव को शून्य घोषित कर दिया हो या अमान्य घोषित कर दिया हो, तो दोस्तों इस आधार पर भी दोस्तों उसका चुनाव निरस्त हो सकता है। दोस्तों संसद का सदस्य और भी किस आधार पर चुनाव रिक्त घोषित अपना स्थान रिक्त घोषित कर सकता है, वो है दोस्तों कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन गया हो। आप जानते हो दोस्तों संसद के किसी भी सदस्य को दोस्तों राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे दोस्तों संसद से अपना पद छोड़ना होगा। अगर वो दोस्तों राज्यपाल बन जाता है, मान लिया जाए दोस्तों संसद का कोई भी सदस्य दोस्तों अगर राज्यपाल बन गया है तो उसे दोस्तों अपना पद छोड़ना होगा, याद रखना। तो दोस्तों ये कुछ शर्तें थी दोस्तों जिनके आधार पर संसद का दोस्तों जो सदस्य होता है वो अपना स्थान खाली घोषित कर सकता है या रिक्त घोषित कर सकता है। तो दोस्तों दोहरी नागरिकता के आधार पर, दोहरी सदस्यता के आधार पर, निरर्थता के आधार पर, त्यागपत्र द्वारा और अनुपस्थिति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कंडीशन है हमने आप लोगों को बता दी। एग्जामों में दोस्तों 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं यहाँ से दोस्तों जो आप लोगों से पूछे गए। मैंने अंडरलाइन भी कर दिए दोस्तों 10 दिन, 14 दिन, 60 दिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों, संरक्षण अधिकारी का पेपर है दोस्तों, 2019 का दोस्तों पेपर है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों, इसका दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। निम्न में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि वह भारतीय महिला कौन थी दोस्तों जो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन महिला का पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, भारत में दोस्तों एकमात्र महिला हुई थी दोस्तों जो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही थी दोस्तों, यानी कि एकमात्र महिला दोस्तों जो कि भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही थी, चीफ इलेक्शन कमीशन दोस्तों, चीफ इलेक्शन दोस्तों आयुक्त रही थी दोस्तों, वो थी दोस्तों वी.एस. रमा देवी। याद रखना दोस्तों, वी.एस. रमा देवी भारत की अब तक दोस्तों वर्तमान समय तक दोस्तों, मैं आज वीडियो पढ़ा रहा हूँ इस तब तक दोस्तों वर्तमान में एकमात्र महिला है दोस्तों जो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र महिला है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी दोस्तों ये सन 1990 में। कब बनी थी दोस्तों? सन 1990 में बनी थी दोस्तों, करीबन दोस्तों 26 नवंबर से दोस्तों 11 दिसंबर तक, करीबन 15 दिन तक दोस्तों ये भारत की दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, 9वें नंबर की रमा देवी थी दोस्तों। कितने नंबर पर बनी थी दोस्तों? 9वें नंबर पर बनी थी, सन 1990 में बनी थी, 26 नवंबर से दोस्तों 11 दिसंबर तक बनी थी, तो करीबन 15 दिन तक दोस्तों ये रही थी। याद रखना दोस्तों। अब आप लोगों को बताए दोस्तों, जो मुख्य निर्वाचन दोस्तों जो आयुक्त होते हैं, आप लोगों को पता है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे दोस्तों सुकुमार सेन। भारत के प्रथम दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे दोस्तों, वो थे दोस्तों सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों। जबकि दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे दोस्तों कल्याण सुंदरम दोस्तों, के सुंदरम, जिनका नाम आता है दोस्तों के सुंदरम। दोस्तों सुकुमार सेन और दोस्तों जो कल्याण सुंदरम थे दोस्तों, सुकुमार सेन और जो कल्याण सुंदरम थे दोस्तों, ये लगभग दोस्तों 9 सालों तक दोस्तों, कितने सालों तक दोस्तों? 9 सालों तक की दोस्तों सुकुमार सेन और 9 साल तक की दोस्तों कल्याण सुंदरम दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। यानी कि इन दोनों ने दोस्तों 18 सालों तक दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया था, सुकुमार सेन और दोस्तों कल्याण समुद्रम। तीसरे दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, वो बने थे दोस्तों एस.पी. सेन वर्मा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के प्रथम 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से थे, उनको क्रम में जमाना था। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिए दोस्तों, एस.पी. सेन वर्मा। और चौथे नंबर पे बने थे दोस्तों नागेंद्र सिंह। कौन बने थे दोस्तों? नागेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों भारत के। बात है दोस्तों आज 4 जून 2024 की बात है दोस्तों, वर्तमान में कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि आज दोस्तों 4 जून को दोस्तों प्रधानमंत्री यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो लोकसभा के दोस्तों जो चुनाव है उनका रिजल्ट आने वाला है 5 बजे तक। तो दोस्तों आर्टिकल 324 क्या कहता है दोस्तों? 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो इलेक्शन दोस्तों जो कमीशन है ना दोस्तों, इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? 324 अनुच्छेद में दोस्तों। किसमें दोस्तों? 324 अनुच्छेद में। आर्टिकल 324 अनुच्छेद दोस्तों एक बात कहता है दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। किसमें दोस्तों? निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों इस राष्ट्रपति वाले शब्द को, इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे दोस्तों। एक तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में दोस्तों निर्वाचन आयुक्त होंगे दोस्तों। तो एक तो हो गया दोस्तों मुख्य वाला यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन दोस्तों कमीशन आयुक्त, और एक होगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे। ऐसा कहाँ उल्लिखित है दोस्तों? अनुच्छेद 324 में उल्लिखित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों कहाँ उल्लिखित है दोस्तों? अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन था दोस्तों, निर्वाचन दोस्तों जो आयोग है, ये सन 1950 से लेकर स्थापना से लेकर सन 1989 तक दोस्तों लगभग दोस्तों करीबन दोस्तों यूँ कहेंगे दोस्तों 40 सालों तक दोस्तों ये लगभग एक सदस्यीय आयोग रहता है। यानी कि इसमें एक ही सदस्य होता था जिसका नाम है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों सन 1950 से सन 1989 तक दोस्तों एक सदस्यीय आयोग रखा जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करते थे। लेकिन पहली बार दोस्तों तारकुंडे समिति बनाई गई थी दोस्तों सन 1975 में। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई जिसका नाम है दोस्तों तारकुंडे समिति। इस समिति ने दोस्तों पहली बार सन 1975 में दोस्तों इस निर्वाचन आयोग को, या जिसे दोस्तों इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, इसको दोस्तों बहुसदस्यीय बनाने की दोस्तों मांग की थी। याद रखना दोस्तों
पहली बार दोस्तों तारकुंडे समिति ने दोस्तों सन 1975 में दोस्तों इसे बहुसदस्यीय या बहुसंख्यक सदस्य संस्था बनाने की मांग की थी दोस्तों। किसकी मांग की थी दोस्तों? इलेक्शन कमीशन को। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस समिति ने दोस्तों पहली बार दोस्तों निर्वाचन आयोग को बहुसंख्यक सदस्य संस्था बनाने की मांग की थी। वो है दोस्तों तारकुंडे समिति, जो कि सन 1975 में गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। अब बात आई दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया कि सन 1950 से सन 1989 तक दोस्तों ये एक सदस्यीय आयोग रहा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। सन 1989 में दोस्तों इसे बहुसदस्यीय बहुसंख्यक दोस्तों आयोग बना दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति ने दोस्तों एक आदेश के द्वारा दोस्तों इसे सन 1989 में बहुसंख्यक आयोग बना दिया गया। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन दोस्तों अगले ही साल दोस्तों सन 1990 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसे पुनः दोस्तों एक सदस्यीय आयोग बना दिया। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, इस चीज को याद रखना दोस्तों, सन 1989 में दोस्तों इसे बहुसंख्यक आयोग बनाया गया दोस्तों राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। लेकिन अगले ही साल सन 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोस्तों पुनः एक सदस्यीय आयोग बना दिया। बात आती है दोस्तों वर्तमान में दोस्तों, उस वर्तमान की परिस्थिति क्या है दोस्तों निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो वर्तमान समय में आप जानते हो दोस्तों सन 1993 की बात आती है दोस्तों, अक्टूबर सन 1993 की। अक्टूबर सन 1993 में गोस्वामी समिति के द्वारा दोस्तों एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम है दोस्तों गोस्वामी समिति। तो दोस्तों गोस्वामी समिति के द्वारा सन 1993 में दोस्तों जो ये निर्वाचन आयोग में दोस्तों एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि एक तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य तथा अन्य दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। याद रखना दोस्तों, वर्तमान समय में भी दोस्तों अक्टूबर सन 1993 के बाद में वर्तमान 2024 तक दोस्तों यही कंडीशन है कि निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों याद रखना वर्तमान में कितने होते हैं और कब से होते हैं दोस्तों? अक्टूबर सन 1993 से गोस्वामी समिति ने ऐसी सिफारिश की थी, तब से दोस्तों ऐसी ही परंपरा बनी हुई है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयोग था दोस्तों इसकी हमने बात कर ली दोस्तों। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक पुस्तक आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। मैंने कहा था दोस्तों कि आपसे दोस्तों आरपीसी के द्वारा बहुत बार पुस्तकें पूछी गई है, 25-30 पुस्तकें दोस्तों जिनके हम दोस्तों बार बार चर्चा करते रहेंगे और जो आपको याद भी हो जाएगी। पुस्तक है दोस्तों रोग एलिफेंट हॉर्सेनिंग द इंडियाज अनरूल डेमोक्रेसी। दोस्तों पुस्तक है आप लोगों के सामने दोस्तों रोग एलिफेंट हॉर्नेसिंग द इंडियाज अनरूल डेमोक्रेसी। दोस्तों इस पुस्तक का जो लिखे थे दोस्तों वो थे दोस्तों साइमन डेनियर। क्या नाम है दोस्तों? साइमन डेनियर की पुस्तक आती है दोस्तों रोग एलिफेंट हॉर्नेसिंग द इंडियाज अनरूल दोस्तों डेमोक्रेसी। यह पुस्तक दोस्तों साइमन डेनियर के द्वारा लिखी गई थी। याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों उन पुस्तकों की तरफ दोस्तों जो आरपीसी के द्वारा विभिन्न बार पूछी गई है दोस्तों। नंबर 1 आती है दोस्तों पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड एग्जाम के जीके वाला पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये वी.ओ. की पुस्तक आती है दोस्तों वी.ओ. की नाम का दोस्तों एक विद्वान हुए थे, इनकी पुस्तक आती है वी.ओ. की नाम के एक व्यक्ति थे। पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप यानी कि दोस्तों राजनीतिक पार्टियां और दोस्तों दबाव समूह। पुस्तक किसकी है? वी.ओ. की। वहीं बात करें दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों जो आप लोगों से एनसीईआरटी में भी दी गई है और पूछी भी जा चुकी है, द अदर साइड ऑफ वायलेंस। दोस्तों ये पुस्तक किसकी है दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों आपकी एनसीईआरटी की किताब में दोस्तों ये पुस्तक दी हुई है और दोस्तों जो आरपीसी ने भी पूछी जा चुकी है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों, इसके लेखक आते हैं उर्वशी बुटालिया। क्या नाम है दोस्तों? उर्वशी बुटालिया ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी द अदर साइड ऑफ वायलेंस। याद रखना दोस्तों द अदर साइड ऑफ वायलेंस पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? उर्वशी बुटालिया के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। याद रखना, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों एक और पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों जो भारत के दोस्तों जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों ये द अदर साइड ऑफ वायलेंस, उर्वशी बुटालिया ने लिखी। वहीं दोस्तों द स्टोरीज ऑफ ए पार्टीशन ऑफ इंडिया। याद रखना दोस्तों एक पुस्तक का नाम है दोस्तों द स्टोरीज ऑफ ए पार्टीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों यह पुस्तक लिखी थी दोस्तों आलोक भल्ला के द्वारा। दोस्तों याद रखना दोस्तों आलोक भल्ला के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों द स्टोरीज ऑफ ए पार्टीशन ऑफ इंडिया।
आलोक भल्ला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों द अदर साइड ऑफ वायलेंस पुस्तक दोस्तों उर्वशी बुटालिया ने लिखी थी। वहीं दोस्तों बात करेंगे दोस्तों रोग एलिफेंट आर नेसिंग द इंडियाज अनरूल डेमोक्रेसी साइनर डेनियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों कुछ पुस्तकें थी जो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दोस्तों संरक्षण अधिकारी का दोस्तों 2019 का पेपर था। पार्ट नंबर 2 ये दोस्तों, अगर आपने दोस्तों पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का, मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्तों वर्तमान समय में आरपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का दोस्तों जो राज्यपाल का दोस्तों संविधानतः क्या है। जो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विधानसभा में अभिभाषण जो भेजने का दोस्तों और संदेश भेजने का दोस्तों जो राज्यपाल का दोस्तों क्या है, इसका उत्तर होगा दोस्तों ये अधिकार है दोस्तों राज्यपाल की। क्या है दोस्तों कि दोस्तों जो विधानसभा होती है उसमें अभिभाषण भेजा जाता है। कौन भेजते हैं दोस्तों? राज्यपाल भेजता है। और संदेश भेजने का अधिकार भी किसको है दोस्तों? राज्यपाल को। कहाँ पर दोस्तों? विधानसभा में। तो विधानसभा में उसे अभिभाषण देने का और संदेश भेजने का दोस्तों राज्यपाल का क्या है दोस्तों? ये अधिकार है, उसका राइट है दोस्तों। इंपोर्टेंट याद रखना, शब्द इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, राइट है दोस्तों। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों कि राज्यपाल विधानसभा में अपना अभिभाषण देगा तथा संदेश भेजने का अधिकार है? इसका उल्लेखित है दोस्तों आर्टिकल 175 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 175 में उल्लेखित है दोस्तों कि राज्यपाल का संविधान द्वारा राज्यपाल विधानसभा में अपना अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार है। दोस्तों जो राज्यपाल का दोस्तों ये अभिभाषण होता है ना दोस्तों, इसको दोस्तों विधानसभा की एक समिति होती है जिसका नाम है दोस्तों कार्य सलाहकार समिति। क्या नाम है दोस्तों? कार्य सलाहकार समिति। वो इसका दोस्तों समय निर्धारित करती है कि कौन सा विषय कितने समय तक दोस्तों राज्यपाल द्वारा पढ़ाना है। तो दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों चलते हैं बात दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों 175 आर्टिकल का क्वेश्चन आया। बात करते हैं दोस्तों 174वें अनुच्छेद में क्या है दोस्तों 174 दोस्तों जो आर्टिकल है दोस्तों ये कहता है कि राज्यपाल दोस्तों जो होता है ना दोस्तों वो विधानमंडल का अपना अधिवेशन को दोस्तों आहूत करता है। दोस्तों विधानमंडल का दोस्तों जो अधिवेशन होता है, जो विधानसभा का दोस्तों जो अधिवेशन है दोस्तों राजस्थान में, उसको आहूत करेगा और सत्र अवसान भी करेगा, यानी कि सत्र को स्थगित करेगा और विधानसभा को दोस्तों भंग भी कर सकता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों सत्र को बुलाने का काम करता है, सत्र को दोस्तों छोड़ने का काम करता है, सत्र अवसान करता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है दोस्तों। तीन चीजें याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 174 में दोस्तों तीन चीजों का उल्लेख है दोस्तों। राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन को बुलाता है यानी कि दोस्तों उसे आहूत करता है, सत्र अवसान करता है यानी कि सत्र को रोकता है तथा विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तीनों चीजें लिखी हुई है दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 174 में। जबकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है उसी प्रकार दोस्तों विधान परिषद भी कभी भी भंग नहीं होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर विधानमंडल ना करके दोस्तों विधानसभा भी आ सकता है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा ही है दोस्तों, विधान परिषद नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात हुई दोस्तों 175 की। दोस्तों हमने अनुच्छेद 175 का क्वेश्चन पूछा गया था, 174 हमने बता दिया। ऑप्शन में दोस्तों 176 के अनुसार अगर दोस्तों हम चर्चा करें तो 176 में लिखा हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 176 में लिखा हुआ है कि दोस्तों जो राज्यपाल होता है ना दोस्तों ये विधानसभा के चुनाव के बाद, यानी कि दोस्तों जैसे ही दोस्तों नई विधानसभा का गठन होता है दोस्तों चुनाव होने के बाद में, तो विधानसभा के चुनाव होने के बाद में जो विधानसभा का दोस्तों जो पहला सत्र होगा, तो विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र को दोस्तों विशेष अभिभाषण, याद रखना दोस्तों आर्टिकल 175 में केवल अभिभाषण लिखा हुआ है, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 176 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? विशेष अभिभाषण। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर विशेष अभिभाषण शब्द आ जाए तो अनुच्छेद 176 टिक करना है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र को विशेष अभिभाषण के द्वारा संबोधित करेगा। किसमें लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 176 में लिखा हुआ है कि जैसे विधानसभा का गठन हो गया उसका दोस्तों जो भी पहला दोस्तों जो सत्र होगा उसको विशेष अभिभाषण के द्वारा संबोधित करेगा तथा वर्ष के प्रत्येक सत्र को, यानी कि दोस्तों जब नया साल आएगा तो नए साल के बाद में दोस्तों जब भी पहला सत्र होगा हर वर्ष के प्रत्येक सत्र को, प्रथम सत्र को हर वर्ष के
प्रथम सत्र को संबोधित करेगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों जैसे नया साल आया, नया साल आने के बाद में जैसे उसका प्रथम सत्र आयोजित होगा दोस्तों विधानसभा का, उसके सत्र को भी संबोधित करेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 176 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमेशा दोस्तों यहाँ से बार बार आपके लोगों के सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि आर्टिकल 156 में क्या है दोस्तों? कार्यकाल है दोस्तों राज्य किसका दोस्तों? राज्यपाल का। तो अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल का दोस्तों कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में आप जानते हो दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। जबकि अगर सामान्यतः अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं कौन? राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है, क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों बहुत बार। तो दोस्तों अब आपको बता दें दोस्तों कि राज्यपाल को हटाए जाने की आधारों का संविधान में उल्लेख ही नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? जब आपको पता है दोस्तों कि किसी भी राज्यपाल को हटाए जाने का दोस्तों जो आधार है दोस्तों वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी कि संविधान में ऐसा उल्लेख ही नहीं है दोस्तों कहीं पर भी कि किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल से कब और कैसे हटाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है और इसको हटाए जाने के दोस्तों जो आधार है दोस्तों उनका संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों, याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि किस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों राज्यपाल को हटाए जाने से संबंधित दोस्तों कुछ निर्णय दिए गए थे दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, उनकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 4 बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन दे के। क्वेश्चन बात करें दोस्तों बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का दोस्तों एक मामला आया था दोस्तों सन 2010 में। तो दोस्तों बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का दोस्तों जो मामला था दोस्तों 2010 का, उसमें कहा गया था दोस्तों कि राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, याद रखना दोस्तों, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का दोस्तों जो 2010 का मामला है, इसमें कहा गया कि राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता दोस्तों। किसमें कहा गया था दोस्तों? बीपी सिंघल बनाम भारत संघ मामले में ऐसा कहा था, नहीं हटाया जा सकता। याद रखना दोस्तों, किसके आधार पर? राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। क्योंकि जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कोई भी सरकार हो गई दोस्तों, जैसे बीजेपी की सरकार बैठी तो वो अपने दोस्तों बीजेपी के व्यक्तियों को राज्यपाल बनाती है। कांग्रेस सरकार आए तो दोस्तों कांग्रेसी व्यक्तियों को दोस्तों राज्यपाल बनाती है। तो राजनीतिक आधार पर दोस्तों राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? बीपी सिंघल बनाम भारत संघ मामले ने कहा था। वहीं बात करें दोस्तों कि आरपीएससी के द्वारा आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि फुंची आयोग ने, किसने दोस्तों? फुंची आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए दोस्तों एक प्रक्रिया अपनाने की बात कही थी जिसका नाम है दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों याद रखना दोस्तों, फुंची आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया अपनाने की बात कही थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि अगर आपको किसी भी राज्यपाल को हटाना है तो आप दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया अपनाइए। किसने कहा दोस्तों? फुंची आयोग ने। जबकि आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा सिर्फ दोस्तों एकमात्र ऐसा इंसान है जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रपति, उसे ही सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को ही दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। जबकि फुंची आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाइए। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ चुका है। बात करते हैं दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों की दोस्तों सन 1966 में गठित किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सन 1966 में दोस्तों कहा गया कि राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति, यहाँ पर दोस्तों हटाने की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों नियुक्ति की। अगर आप किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहते हैं तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा दोस्तों? याद रखना दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि अगर आप दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं ना दोस्तों, तो उसकी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपको उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह या परामर्श करना होगा। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति में दोस्तों किससे सलाह लेने की बात कही गई है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों मुख्यमंत्री से सलाह। जिस राज्य में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह या परामर्श लेना अनिवार्य है। ऐसा किसने कहा? प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था सन 1966 में। जबकि एक आयोग गठित हुआ था राजमन्नार आयोग दोस्तों सन 1969 में। दोस्तों जो राजमन्नार दोस्तों जो आयोग था दोस्तों सन 1969 में दोस्तों इसने कहा था दोस्तों कि राज्यपाल को हटाने के लिए दोस्तों आप कदाचार के आधार पर हटाइए दोस्तों।
दोस्तों इसने दोस्तों राज्यपाल को हटाने की बात कही है दोस्तों। जबकि दोस्तों नियुक्ति की बात कौन करता है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग। जबकि राजमन्नार आयोग ने सन 1969 में कहा कि दोस्तों जो राज्यपाल है ना दोस्तों, उसको हटाने के लिए दोस्तों आप कदाचार या अक्षमता के आधार पर, कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसे केवल और केवल दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसने कहा दोस्तों, राजमन्नार आयोग ने कहा कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो गवर्नर होता है उसको केवल दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कदाचार या अक्षमता के आधार पर। किसके दोस्तों, अक्षमता के आधार पर। तो दोस्तों कदाचार और अक्षमता के आधार पर उसे केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो रही है दोस्तों, याद रखना दोस्तों उसे। क्योंकि दोस्तों राज्यपाल कहाँ का है दोस्तों, राज्य का है, अगर राज्य में क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट है, तो दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा ही उसे हटाया जाना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ सिफारिश ही की गई है दोस्तों। इन जितने भी दोस्तों आयोग बने, कमीशन बने, समितियां बनी, वाद आए, इनमें सिर्फ ऐसा कहा गया था, माना नहीं गया था दोस्तों किसी को भी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए दोस्तों हाई कोर्ट की जांच के द्वारा बात कही थी। दोस्तों ऋषि राजमन्नार आयोग ने दोस्तों एक चीज और कही थी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राज्य में दोस्तों जो मंत्री होते हैं ना दोस्तों, इनको राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि इस प्रावधान को हटा दो कि सभी राज्य मंत्री दोस्तों जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रावधान को हटा दिया जाए कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, इस प्रावधान को हटा दीजिए। किसने कहा दोस्तों, राजमन्नार आयोग ने कहा था। वहीं बात करें दोस्तों कि सरकारी आयोग की। दोस्तों सरकारी आयोग दोस्तों सन 1983 में गठित किया गया था दोस्तों, अपनी रिपोर्ट दी थी सन 1983 में। दोस्तों यहाँ से भी अभी तक दोस्तों 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों राज्यपाल से संबंधित बारे में। उन क्वेश्चन की चर्चा करें तो दोस्तों राज्यपाल को संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी भी अगर राज्य को राज्यपाल बनाना चाहिए तो वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर राजस्थान का राज्यपाल बनाना है तो वो दोस्तों राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। किसने कहा, सरकारी आयोग ने कहा। यही बात इसने भी कही दोस्तों कि मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो उसे दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाह होनी चाहिए दोस्तों, तो उसकी सलाह पर ही उसे नियुक्त करना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों, सरकारी आयोग ने कहा था। तो दोस्तों उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री से सलाह होनी चाहिए। किसने कहा, सरकारी आयोग ने। और यही बात दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कही थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन की व्याख्या कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए निवार चैनल पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने दोस्तों, संरक्षण अधिकारी 2019 का पेपर है दोस्तों, पार्ट नंबर 2। हम आप लोगों को दोस्तों सोल्यूशन करा रखे हैं, इससे पहले पार्ट 1 कर चुके थे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अनुसार, याद रखना दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अनुसार दोस्तों जो हमारे दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है ना दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है दोस्तों। मैंने कहा ना दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्तों। आप लोग के द्वारा आरपीएससी के द्वारा इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसका उत्तर होता है दोस्तों नियुक्त। आप लोगों को दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में कि दोस्तों अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अनुसार दोस्तों जो राजस्थान का दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा दोस्तों, उसकी राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है दोस्तों, नियुक्ति की जाती है। यानी कि वो अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, अपॉइंटमेंट होता है, चयनित नहीं होता है दोस्तों, नियुक्त भी नहीं होता है, निर्वाचन भी नहीं होता है, वो नियुक्त होता है। तो दोस्तों आर्टिकल 164 की धारा 1 के अनुसार दोस्तों जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है वो दोस्तों नियुक्त होता है, उसे यानी अपॉइंटमेंट किया जाता है। और नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि दोस्तों 164 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति शब्द मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, याद रखना। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी कि दोस्तों किस व्यक्ति को दोस्तों मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इसकी दोस्तों संविधान में उसकी दोस्तों योग्यता उल्लेखित नहीं है दोस्तों। सिर्फ इतना सा कहा गया है कि बहुमत दल का दोस्तों जो नेता होगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की दोस्तों जो योग्यता है दोस्तों, उसकी दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों जो विधान परिषद का दोस्तों सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों कहीं किसी राज्य में दोस्तों विधान परिषद है,
क्योंकि आपके राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है दोस्तों, विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों कोई मुख्यमंत्री अगर दोस्तों विधान परिषद का अगर सदस्य है दोस्तों, तो वह दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकता। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो दोस्तों चुनाव में भाग लेगा, लेकिन अगर दोस्तों वो विधान परिषद का दोस्तों सदस्य है ना दोस्तों, तो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। याद रखना दोस्तों। तो ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों जो विधान परिषद का अगर सदस्य हो तो वो मुख्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, भाग नहीं ले सकता या चुनाव में मत नहीं दे सकता। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस वर्ष राजस्थान की कुल विधानसभा संख्या दोस्तों 200 बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो राजस्थान की दोस्तों जो विधानसभा है दोस्तों, इसकी दोस्तों जो कुल सदस्य संख्या है वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 200 सदस्य संख्या है दोस्तों विधानसभा की। कब की गई थी दोस्तों ये विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 200? इसका उत्तर होगा दोस्तों 77वां संविधान सन 1977 में। दोस्तों इसको याद करने की दोस्तों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। आपके सामने दोस्तों प्रथम विधानसभा आ जाएगी दोस्तों। प्रथम विधानसभा में दोस्तों इसकी सदस्य संख्या दोस्तों 60 थी। दूसरी विधानसभा, तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों दो विधानसभा बढ़ाती चले जाना है दोस्तों। प्रथम, फिर दूसरी के बाद में 2 बढ़ाए, फिर 4 के बाद 2 बाद में बढ़ाए, 2 फिर बढ़ाए, तो 6 हो गए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जब आप लोगों को पता है सन 1952 में दोस्तों जब राजस्थान की प्रथम विधानसभा बनी थी, उस समय दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की सीटें दोस्तों 160 हुआ करती थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, प्रथम विधानसभा सन 1952 में राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी थी दोस्तों, 160 हुआ करती थी। बात करें दोस्तों, हमने कहा कि 2 बढ़ाइए, यानी कि 1 के बाद में दोस्तों 2 बढ़ाए तो 2 आया। तो दोस्तों द्वितीय विधानसभा में दोस्तों एक विधानसभा कितने कार्यकाल की दोस्तों, 5 साल की। तो सन 1952 में 5 बढ़ाया तो दोस्तों सन 1957, यानी कि दूसरी विधानसभा सन 1957 में दोस्तों सदस्य संख्या बढ़ाकर दोस्तों सीटें बढ़ाकर 176 कर दी। कितनी कर दी गई दोस्तों, 176। वहीं पता है आप लोगों को दोस्तों, फिर इसके दोस्तों मैंने कहा कि 2 साल फिर बढ़ाइए, यानी कि द्वितीय विधानसभा के बाद में चतुर्थ विधानसभा, यानी कि चौथी विधानसभा। अब एक विधानसभा दोस्तों 5 साल की, तो दोस्तों 2 विधानसभा हमने बढ़ाए तो दोस्तों 10 साल बढ़ा देंगे, यानी कि सन 1967 में। कब दोस्तों, सन 1967 में चौथी विधानसभा में दोस्तों 184 सीटें कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस विधानसभा में दोस्तों कुल सदस्य संख्या दोस्तों बढ़ाकर 184 कर दी गई थी। चतुर्थ विधानसभा में ऐसा किया गया था। दोस्तों मैंने कहा कि चतुर्थ विधानसभा के बाद में फिर दोस्तों 2 बढ़ाइएगा तो छठी विधानसभा आ जाएगी। दोस्तों छठी विधानसभा मतलब दोस्तों 2 विधानसभा बढ़ाई, यानी कि कार्यकाल 10 वर्ष बढ़ा दिया। सन 1977 में दोस्तों छठी विधानसभा में दोस्तों कुल सदस्य संख्या की सीटें बढ़ाकर दोस्तों 200 कर दी गई थी। और वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों राजस्थान की विधानसभा की सदस्य दोस्तों जो सीटें हैं दोस्तों वो 200 ही हैं। याद रखना दोस्तों, जो कि दोस्तों हमारे वर्तमान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं दोस्तों। 200 सीटों पर चुनाव हुआ था दोस्तों, याद रखना। सॉरी दोस्तों 199 पे हुआ था, एक सीट रिक्त हो गई थी किसी मृत्यु के कारण। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, जो आज का हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न है दोस्तों ई संरक्षण अधिकारी के पेपर में दोस्तों 16 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सत्य कथन ने, यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो हाई कोर्ट का दोस्तों जो न्यायाधीश होता है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जो उच्च न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं ना उनके बारे में क्या सत्य है। इनकी वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर राजस्थान का दोस्तों किसी भी हाई कोर्ट का दोस्तों अगर न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे उसकी दोस्तों जो नियुक्ति की जाती है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। उसे दोस्तों पद की शपथ दोस्तों राज्यपाल दिलाता है। आप जानते हो दोस्तों अगर दोस्तों कोई व्यक्ति दोस्तों किसी मान लिया जाए तो राजस्थान का अगर दोस्तों हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो अगर न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल शपथ दिलाता है। जबकि दोस्तों नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है न्यायाधीश। जबकि शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, संबंधित राज्य का दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो उसको शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों और शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। वहीं दोस्तों तीसरा कथन दोस्तों जो सत्य दिया गया था एग्जाम में, 3 कथन सत्य थे, 1 कथन गलत था, उसको हम छोड़ देंगे दोस्तों। तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीसरा कथन है दोस्तों कि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो व्यक्ति नियुक्त करता है वो उसी को दोस्तों अपना त्यागपत्र भी देते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो दोस्तों आज का हमारे दोस्तों ये कुल 16 क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं।
दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप इसका पार्ट 1 देखना जरूर न बोले। दोस्तों हम इसी तरह दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की दोस्तों श्रृंखला लेकर आते रहेंगे आप लोगों के सामने, और दोस्तों करीबन 70 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन नहीं बच जाएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।